मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। देखिए, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में जो पेपर्स इस समय आ रहे हैं, अक्टूबर माह चल रहा है और अक्टूबर में आपकी 22-23 की जो है बोर्ड परीक्षाएं अर्धवार्षिक परीक्षाएं निर्धारित हैं। जो पेपर्स हो रहे हैं बच्चे हमें भेज रहे हैं। अब शायद आपके ही कॉलेज में ऐसा पेपर आ जाए। अगर आपके कॉलेज में पेपर खुद से टाइप नहीं कराते हैं, खुद से नहीं बनाते हैं, बाजारू खरीदते हैं, तो समझ लो हो सकता है यही पेपर आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए पूरा का पूरा पेपर आप जो है बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सॉल्व कीजिए, पूरा का पूरा पेपर समझ लीजिए। हो सकता है 50% यहां से सोल्यूशन मिल जाए आपको। हालांकि पता नहीं किस जिले का है और आप किस जिले में हैं, तो पेपर खैर एक नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कह सकता गारंटी के साथ, लेकिन हो सकता है आपका पेपर ऐसा ही आ जाए, इससे 80% क्वेश्चंस आ जाएं, 50% आ जाएं तो ठीक ही रहेगा ना। यहाँ पे जो 2.5 घंटा समय दिया ये थोड़ा अच्छा नहीं है। 3 घंटे 15 मिनट मेन है, तो 3 घंटे 15 मिनट ही बोर्ड में आपको मिलेंगे। पूर्णांक तो 100 का मिलता ही है। अब चलिए हम हल कर लेते हैं बहुत जल्दी, बिना किसी देर के। ठीक है, हाँ, तो सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। देखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है पुनर्नवा, आलोक पर्व, पृथ्वी पुत्र और धरती के फूल। तो पृथ्वी पुत्र जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की है। ठीक है, और यहां पर अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? तो अशोक के फूल निबंध के लेखक, चूंकि अब मैं कहूंगा, देखो यहां पर भी गलती आपका किसकी है? बच्चे की नहीं है। अशोक के फूल आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, तो यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। तो बच्चे ने जो भी टिक किया होगा, हम चाहेंगे कि मैं शिक्षक उन गुरुजी से गुजारिश करूंगा कि वह सर जी हमारे जो हैं जिनकी ये विषय है, जो पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय में, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं या फिर वहाँ के बच्चे देख रहे हैं जहाँ ये पेपर हुआ है, अब किसी बच्चे ने मुझे भेजा है, मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ ये हुआ है, लेकिन जिस भी विद्यालय में ये हुआ है तो मैं चाहूँगा कि वो शिक्षक इसका एक अंक पूरा का पूरा बच्चे को दे दें। ठीक है, हाँ, तो आनंद कादम्बिनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की है, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन आपका सही होगा। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के हैं। ठीक है, और द्विवेदी युग के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। ठीक है, इन पर मत जाइएगा, लेकिन अधिकतर बच्चे लगाए होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, क्योंकि ये शुक्ल युग के लेखक हैं, छायावादी युग के समकक्ष थे। ठीक है, मोहन राके, तो सरदार पूर्ण सिंह सही है आपका। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? विनय पत्रिका भक्ति काल की है, क्योंकि तुलसीदास ने लिखा है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास हैं। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन मान? देखो, ये साहित्यिक हिंदी है। ठीक है बच्चों, ये साहित्यिक हिंदी है। और अगर आपको ढेर सारे मॉडल पेपर्स चाहिए तो modelpaper.info इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, modelpaper.info। ठीक है, अगर इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, स्पेलिंग सही डालना, MODEL और फिर एक में मिला के छोटा स्मॉल लेटर में modelpapers.info डाल देंगे तो आपको होम पेज मिल जाएगा। पहली लिंक क्लिक करेंगे और वहाँ पर ढेर सारे, कुछ ढूंढना ही नहीं है, सीधी सी बात है, मॉडल पेपर इन्फो पे जाएंगे और बस वहीं पे आपको सारे क्लास के पेपर मिल जाएंगे लगे हुए। अर्धवार्षिक प्री बोर्ड जो भी अपडेट करते रहेंगे वहाँ मिलते रहेंगे। ठीक, तो आपको बिल्कुल बोर्ड में आपके लिए बहुत लाभ होगा। ठीक, तो फिर यहाँ देखिएगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, चंद बरदाई ने इसको लिखा है। और छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम, ये छायावाद की विशेषता है। फिर आपके प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर गद्यांश आधारित, तो हम गद्यांश ना पढ़ते हो सीधे प्रश्न पढ़ते हैं। ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो ये साहित्य कला, ये आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। और रेखांकित अंश की व्याख्या, यद्यपि अब इसको ऐसे लिखेंगे आप कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि यद्यपि बाहरी रूप की दृष्टि से अगर हम बाह्य रूप से इस भारतवर्ष को देखें, इस भारतवर्ष की धरती को देखेंगे तो तमाम बाहरी लक्षण दिखाई देंगे, तमाम दिखाई देंगे, परंतु अगर हम आंतरिक दृष्टि से देखेंगे तो सभी में एक रूपता, सभी धर्मों में एक रूपता, सभी जातियों में एक रूपता, सभी के उद्देश्यों में एक रूपता रहेगी। जो भी व्यक्ति सहृदय है अर्थात रसिक है, वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, न कि
उसके अनर्गल पक्ष को और उस आनंद पक्ष को स्वीकार करके ही वह आनंदित होता रहता है। ठीक, सहृदय भक्ति अरे भक्ति नहीं, व्यक्ति होगा भाई साहब यहाँ पे। सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित होता है? सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करके आनंदित होता है। प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? जो व्यक्ति सहृदय है वह स्वीकार करता है। राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं? तो साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने भावों को प्रकट करते हैं। अशोक का वृक्ष, दूसरा आया है, दोनों में से एक करना था आपको। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक। रुचि यहाँ पे, ठीक है, रुचि लिखना है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली बढ़ी थी। सामंत व्यवस्था की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? अशोक। ठीक है, अशोक का फूल, अशोक का वृक्ष। ठीक है, अशोक का वृक्ष लिखेंगे। पाठ का शीर्षक अशोक के फूल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। लेख नहीं, लेखक का नाम। रेखांकित अंश की व्याख्या। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम मिट गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो सामंती सभ्यता कभी थी वह सामंती सभ्यता भी उजड़ गई, और जब सामंती सभ्यता उजड़ गई तो उनका समाज भी उस सामंती सभ्यता के उजड़ने के साथ साथ ही समाप्त हो गया। जब समाज समाप्त हो गया, जो मदनोत्सव पर्व होता था वह मदनोत्सव पर्व भी समाप्त हो गया, और जब मदनोत्सव पर्व समाप्त हो गया तो उसी के साथ साथ अशोक के फूल की पूजा भी समाप्त हो गई। तो हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? प्रतिम नहीं भाई साहब, प्रतीक। आप त्रुटियां देखिए पेपर में, ये सब नहीं होनी चाहिए हिंदी में ना, प्रतीक है। हिंदी क्या किसी भी भाषा में त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं टाइपिंग वाले से एक बार टाइपिंग कराने के बाद पेपर को देखें शिक्षक महोदय, और फिर पेपर का एक बार फिर से एडिट करवा के उसको तब प्रिंट आउट निकलवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये छोटी छोटी त्रुटियां जो है बहुत भारी नुकसान कभी कभी करवाती हैं हमारा लोगों का। तो सामंत सभ्यता परिष्कृत, हाँ फिर क्या है? अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? सामंती सभ्यता का प्रतीक है, विशाल सामंती सभ्यता का प्रतीक है। और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? विशाल सामंती सभ्यता समृद्ध हुई थी लाखों करोड़ों की उपेक्षा से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब देखो मैं यही तो कहता हूँ कि सर प्लीज आप बच्चों के साथ वैसा व्यवहार कीजिए जैसा बोर्ड कह रहा है। आप बच्चों को उस हिसाब से पेपर दीजिए जैसा बोर्ड का मानक है। बोर्ड का मानक क्या है कि ये जो मुझे फूल मत मारो वाला है, ये चैप्टर तो खल्लास है। ये चैप्टर खल्लास नहीं है, बल्कि ये गीत जो है मैत्री चरण गुप्त के वो 30% में ऑफ कर दिए गए हैं। जैसा कि पहले आपको बताया गया 2023 के लिए भी 30% ऑफ है। अब अगर कोई नहीं मानता है तो ये उसकी गलती है, मेरी नहीं है, ना बोर्ड की है। बोर्ड की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो अगर एकेडमिक कैलेंडर डाउनलोड करेंगे, शैक्षिक कैलेंडर प्रत्येक विषय का डाउनलोड करेंगे, या फिर प्रत्येक विषय का मॉडल पेपर तो है नहीं, खैर अभी आया, लेकिन जब आप शैक्षिक कैलेंडर विषय वाइज डाउनलोड करेंगे तो प्रत्येक विषय, यानी शैक्षिक कैलेंडर छोड़िए, वो जो आता है कि मतलब सिलेबस 2023 का, तो हर एक में 30% ऑफ दिया गया है। फिर भी आप लोग जो है बच्चों को ये दे देते हैं कि करो भाई, करो करो। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, साकेत से लिया गया है और मैत्री चरण गुप्त का गीत है।
चूंकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। उर्मिला कहती है, जब उर्मिला को काम सताने लगता है तो उर्मिला कहती है कि मुझे हे कामदेव अपना पुष्प बाण मत चलाओ हम पे, हमें पुष्प मत मारो, मैं अबला हूँ, एक कमजोर स्त्री हूँ, वियोगिनी स्त्री हूँ, जरा सी दया करो, क्यों सता रहे हो मुझे। होकर मधु के मीत, यहाँ पे मधु के मीत है, मदन पटु, हे मदन, मदन माने कामदेव, हे कामदेव तुम तो चतुर मधु के वसंत के मीत हो, और तुम ये क्यों कड़वा कड़वा जहर क्यों घोल रहे हो, मुझे इससे क्या होगी, मुझे विकलता मिलेगी लेकिन तुम्हें विफलता मिलेगी, ठहरो, अपना ये श्रम परिहारो, अर्थात ये अपना मेहनत रहने दो हम पर करने को, मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूँ जो तुम जाल पसारो, नहीं भोगिनी यहाँ मैं कोई जो तुम जाल पसारो, तुम जाल मत पसारो क्योंकि मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूँ। अगर तुम में ताकत है तो हमारा सिंदूर बिंदु जो लगा हुआ है लक्ष्मण का लगाया हुआ, इसे तुम शिव के तीसरे नेत्र की समान समझो, क्योंकि शिव का तीसरा नेत्र खुला था तो कामदेव तुम भस्म हो गए थे, तभी से तुम्हारा नाम अनंग पड़ गया था, ये समझिएगा। हाँ, तो अब यहाँ पर कविता का संदर्भ लिखिए, तो क्या मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है उसका संदर्भ लिख दो गीत से। और इस पद्यांश में वर्णित वंदना का संबंध किससे है, किस पात्र से है? ये वंदना कौन है भाई साहब यहाँ पे, वर्णा वंदना है अबला, अच्छा यहाँ पर अबला लिख सकते हो, वर्णित अबला का संबंध किस पात्र से है, अच्छा का किस बात, तो उर्मिला से है, और क्या है उर्मिला से लगाओ भैया, जब क्वेश्चन है सही रही तो हम आंसर कहाँ सही देंगे। फिर देखिए भैया, रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी बता दी, इस कविता का संबंध साकेत के किस सर्ग से है, अष्टम सर्ग से है, अष्टम या नवम सर्ग से है। बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, तो आप लिख दीजिएगा दिए गए श्लोक। अब देखो भाई, ये बहुत गलत बात है कि एक ही काव्य का एक ही छंद दिया गया, जबकि यहां पर अथवा करके 2 देने चाहिए थे, मानक के अनुसार पेपर नहीं है। और यहां पर 2 श्लोक और 2 गद्यांश देने चाहिए, वो भी नहीं है, तो मानक के अनुसार बिल्कुल ये पेपर नहीं है। मैं इस पेपर का जो है खंडन करता हूं, क्योंकि मानक के हिसाब से ही पेपर बनना चाहिए। अब यहां संस्कृत गद्यांश गायब क्यों हो गया है, इसका कारण मुझे कोई बताएगा, लेकिन ये जो कुछ है मैं वो हल कराए दे रहा हूं। अब सुखार्थिनो कुतो विद्या, ये आपका सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। सुखार्थी को विद्या कहाँ है, विद्यार्थी को सुख कहाँ है, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है। सुख चाहने वाला विद्या त्यजेत है, देखो त्यजेत, और यहाँ पे त्यजेत का विजेत लिख गया है। सुख चाहने वाला विद्या त्याग दे, और विद्या चाहने वाला वा त्यजेत सुखम। यहां पर भी त्रुटियां देखिए, कितनी मिस्टेक आपको देखने को मिल रही हैं। फिर यहां देखिए लोकोक्तियां मुहावरे। भाई साहब, साहित्यिक हिंदी में लोकोक्तियां मुहावरे किसने कहा आपको देने को, बताया ना मैंने, ये साहित्यिक हिंदी का पेपर है, सामान्य हिंदी का नहीं है। और ऊपर से यहां पर लोकोक्तियां मुहावरे जो नहीं आने थे वो आए हैं, ठीक है, वो आए हैं। तो फिलहाल मैं बता सब दूंगा, अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विपरीत कार्य करना, हिमालय का संधि विच्छेद तो हिमधन आलय हो जाएगा, ठीक है। अब वियोग और करुण रस, वियोग रस होता है क्या, वियोग श्रृंगार होता है, वियोग रस कोई नहीं होता है, वियोग श्रृंगार होता है। करुण रस का उदाहरण सहित अब रस आया है, छंद और अलंकार गायब हैं, ठीक है, छंद अलंकार गायब हैं, रस आ गया है, क्या इससे काम सिद्ध होगा। पर निबंध यहाँ पर 4 ऑप्शन होने चाहिए थे, 2 ही ऑप्शन हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अब जीवन परिचय तो आता नहीं है, साहित्यिक परिचय यहाँ लिखा होना चाहिए। तो पेपर कुल मिला के ये अच्छा नहीं था। फिलहाल 100 में डिवाइड है, वो शिक्षक अपने अनुसार डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो साहित्यिक हिंदी वालों, इस पेपर के जितने हमने उत्तर बताए हैं वो तो समझ लेना, लेकिन मानक के अनुसार ये पेपर नहीं है। फिलहाल इसके जितने हमने जो भी प्रश्न हैं मैंने हल करा दिए हैं, और ये प्रश्नों को याद कर लेना, तैयार कर लेना। जो आउट ऑफ सिलेबस है वो मत पढ़िएगा। फिलहाल अगर आपके विद्यालय में अर्धवार्षिक की परीक्षाएं होनी हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक में अंक भी अपलोड होने हैं वेबसाइट पर, ठीक है।
तो बाकी अगर आपके यहाँ कोई ऐसा पेपर मानक के हिसाब से नहीं आता है तो कृपया आप शिक्षक से अपने कह दें कि सर ऐसा ना करें कि सामान्य हिंदी का भी पेपर, साहित्यिक हिंदी का भी पेपर सामान्य हिंदी जैसा हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में 2 हिंदी चलती हैं, सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी यूपी बोर्ड में वे विद्यार्थी पढ़ते हैं जो कला वर्ग से होते हैं, और सामान्य हिंदी वे पढ़ते हैं जो किस वर्ग से होते हैं, साइंस वर्ग से, कॉमर्स वर्ग से, एग्रीकल्चर से। और अब हम फिर से एक बार बता देते हैं, अगर आपको पेपर्स मानक के अनुसार कैसे होते हैं ये देखना है तो modelpaper.info इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर ओनली मॉडल पेपर पर ही काम किया गया, वो भी सेम यूपी बोर्ड के। यूपी बोर्ड के ही मॉडल पेपर यहाँ पर हैं, सेम यूपी बोर्ड का ही काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, केवल यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। तो इस वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर भी क्लिक कर लीजिएगा, पहली लिंक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके कॉलेज में भी पेपर होता है तो आप उसे कृपया साफ साफ एकदम क्लियर पीडीएफ बना के भेजें। अगर आपके मोबाइल में धुंधला आ रहा है तो पड़ोसी का मोबाइल मांग के हमको भेज दें भाई, हम धन्यवाद आपको देंगे, क्योंकि अगर आपको ये पेपर मिल रहा तो किसी ने भेजा ही है तभी मिल रहा। मेरे पास तो है नहीं कि अब मैं किसी कॉलेज को जाऊं, कितने कॉलेजेस को जाऊंगा। ये तो आप सब, मेरा धर्म है पढ़ाना आपको, तो आपका भी धर्म थोड़ा सा ये बनता है कि आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए उस पेपर का तो आप जरूर भेजें, लेकिन पर्सनली सॉल्यूशन आप मत मांगिए। मैं जब भी सॉल्यूशन दूंगा तो चैनल पर ही दूंगा, व्हाट्सएप पे पूरे पेपर का सॉल्यूशन संभव ही नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।